नमस्ते, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज। और अभी जो है बिहार जो है अपने अ, बिहार में इलेक्शन है। और हर तरीके से जो पूरी पार्टियां हैं उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और एक दूसरे पर निशाना साधना और अपने मैनिफेस्टो रिलीज करना और तमाम तरह की जो इलेक्शन में जो चीजें होती हैं वो हर लिहाज से अपने अपने जगह पे चल रही है। पैंडेमिक है पर उसका थोड़ा बहुत असर भी है। पर इलेक्शन जो है, जो जिसको कहते हैं सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो है डेमोक्रेसी का जश्न, वो अपने तरीके से पूरा का पूरा ग्राउंड पे वो दिखने को मिल रहा है। रैलियां भी, भाषण भी, और हाँ, वर्चुअल रैलीज भी हो रही हैं और लाइव्स भी काफी ज्यादा हो रही है। तो नेशनल इंडिया न्यूज की टीम जो है ऑलरेडी बिहार पहुंच चुकी है। वहां से रिपोर्टिंग जो है वो जारी है। और बिहार में क्या कुछ चल रहा है उसकी हम चर्चा हर दिन जो है अपने फेसबुक पेज से कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज जो है हमारे साथ दो गेस्ट हैं। पहले तो डॉक्टर सागर, जो कि लिरिसिस्ट हैं, और उन्होंने ही अभी हाल में ही जो बिहार में बम्बई में काबा जो गाना गाया था, रैप सॉन्ग लिखा था, और जिसको मनोज वाजपेयी जी ने जो है उसको गाया। तो बड़ा वायरल सॉन्ग रहा, बड़ा इम्पैक्टफुल। मैं वायरल कह करके उसके इम्पैक्ट को कम नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ है। ना सिर्फ सोशल लेवल पे बल्कि पॉलिटिकल लेवल पे भी उसका इम्पैक्ट रहा है। और जो दूसरी हमारी गेस्ट है डॉक्टर मनीषा बांगर, जो पॉलिटिकल एंड सोशल एनालिस्ट है। तो आज का जो हमारा चर्चा रहेगा वो बिहार इलेक्शन, साथ ही बिहार से जारी पलायन, इसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया। तो चर्चा स्टार्ट करने से जो पहला सवाल है वो मैं डॉक्टर सागर से पूछना चाहूंगा। सवाल से ज्यादा ये एक काइंड ऑफ आपका प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि आपने जो गाना लिखा और बड़ा हिट हुआ, भोजपुरी में लिखा, हमारी पिछली बार इस पे चर्चा भी हुई थी इसको लेकर करके। लेकिन जो सबसे खूबसूरत बात ये रही है कि सामाजिक तौर के अलावा अब ये जो है पॉलिटिकल स्तर पे जो बिहार से बाहर और माइग्रेशन का जो जारी है, उस पे बहुत एम्फेसिस डाला है ये पूरे गाने ने। मतलब इस रैप सॉन्ग ने उस पे एम्फेसिस डाला है। और बिहार में जो ऑट माइग्रेशन का मुद्दा है उसको इलेक्शन के लेवल पे रिवाइव करा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो ये रैप सॉन्ग है, इसके बनाने के पीछे का जो इरादा है वो यही था कि जब हमारा रैप सॉन्ग आए तो वो जन जन तक सवाल उठाने लगे, जनता सवाल करने लगे, आवाम सवाल उठाने लगे। तो ये मकसद ही वही था हमारा इस गीत को बनाने का। अनुभव सिन्हा सर का तो उनकी मेकिंग आप जानते ही हैं कि मुल्क और आर्टिकल 15, थप्पड़, तो वो किस तरह से सामाजिक सरोकारों से वो किस तरह से जुड़े हुए हैं और अपने सिनेमा के माध्यम से, अपनी फिल्मों के माध्यम से अनुभव सर ये तमाम मैसेजेस जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो इस गीत को बनाने के पीछे भी उनकी मंशा यही थी कि ऐसा किया जाए। और जब हर कोई बनाने लगा, कोई कह रहा है बिहार में क्या काबा, कोई बोल रहा है कि मनेर में काबा, पटना में काबा, यूपी में काबा, और इवन लोग सोसाइटियों में बोलने लगे कि हमारी सोसाइटी में काबा। अपनी अपनी सोसाइटी का नाम ले करके लोग बोलना शुरू किए हैं। तो एक्चुअली लिखने के पीछे और इसको बनाने के पीछे हमारी यही मंशा थी कि हम लोग सवाल करें एक्चुअली। जी। और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है ये कि जिस तरीके से, मतलब ये तो मैं देख रहा हूँ कि ये एक तरीके से टैगलाइन है कई सारे इसमें, बिहार में काबा टैगलाइन की तरह यूज किया जा रहा है। और जो उनके नेता है, प्रतिनिधि है, जो लोग वोट मांगने आ रहे हैं, उनसे अब इस टैगलाइन के थ्रू सवाल भी पूछा जा रहा है। तो इसके लिए तो पूरी की पूरी बम्बे में काबा आपको और पूरी की पूरी बम्बे में काबा टीम को
ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत ही बेहतरीन काम किया है इस पे। तो अगले ही इस पे फिर थोड़ा सा, अब चूंकि बिहार इलेक्शन है, और पॉलिटिकल जो है, बिना पॉलिटिकल बातें किए जो है वो समझ में नहीं आएगा। और बिहार की जो जनता है वो पूरी की पूरी तरीके से, जिसको कहते हैं कि सयाना जनता है, सयानी जनता है, उसको मालूम है कि उसको किसको वोट देना है, किस मुद्दे पे वोट देना है। हवा में बहने वाली जनता नहीं है। और इसका हमने कई बार, मतलब एक बार नहीं, कई बार हमने देखा है इसका एग्जाम्पल, कि बड़ी बड़ी पार्टियां और जिनके सरकार सेंट्रल में रही हो, उनको भी असेंबली, बिहार असेंबली इलेक्शन में ऐसे गायब हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो बिहार की जनता है वो पूरी तरीके से अवेयर रहती है कि उसको स्टेट में किसको लाना है, सेंटर में किसको लाना है, किस मुद्दे पर वोट देना है। तो इसी पर चर्चा आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर मनीषा बांगड़ से पूछना चाहूंगा कि नेशनल इंडिया टीम की, जो नेशनल इंडिया न्यूज टीम की जो टीम है, वो ऑलरेडी ग्राउंड से रिपोर्ट दे रही है, और उसने जो टीम है माइग्रेशन के इशू को भी उठाना शुरू कर दिया, उस पर सवाल जवाब करना शुरू कर दिया है। तो बिहार से जो आउट माइग्रेशन है, उस पे आपका क्या एनालिसिस है? तो बहुत अहम सवाल है, और मेरे ख्याल से कोरोना महामारी के वक्त में यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ। कोरोना महामारी अपनी जगह रही, और एक सिर्फ, ना कि सिर्फ बिहार में, ना कि सिर्फ भारत में, लेकिन पूरे दुनिया भर में इसकी गूंजी है, जो पलायन मजदूरों का मसला सामने आया है। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी और फिर जब युवा अवस्था में आई, और पिक्चरों को देखना, मूवी, सिनेमा, पॉपुलर कल्चर, मीडिया, ये सारा कुछ, और उसमें जो बहुत राइडिंग लाइन और बहुत डोमिनेंट लाइन जो रहती थी, और बहुत ही ज्यादा जो बहुत सारी मूवीज की थीम हुआ करती थी, खासकर हिंदी बेल्ट की मूवीज और जो बॉलीवुड में से प्रोड्यूस होती थी, उसमें ही दिखा गया कि गांव की लड़की, गांव की हीरोइन, और उसका परिवार, और वह उसका परदेसी के लिए रुकना, वेट करना, इंतजार करना, और परदेसी के आने के बारे में सोचना। जो विवाहित स्त्री है वह अपने पति के आने की राह देखना, और जो प्रेमिका है वह अपने प्रेमी को वहां न जाने की गुहार लगाना। और इस तरह से एक कल्चरल जो एक माहौल बना हुआ था, वो हमको कई बारी गानों में, और फिर भोजपुरी फिल्म सिनेमा तो आया। इस तरह से वो लोगों का कल्चर जो है, और जो डे टू डे बेसिस में जो ओवरराइडिंग गवर्निंग प्रिंसिपल्स रहे उनके लाइफ के, वो पूरी तरह से फिल्म में दिखते रहे। इसके साथ ही जो बम्बई में जाता है और वहां पर पुरुष वर्ग वहां पर जाता है, अपने गांवों को छोड़ के, अपने शहरों को छोड़ के, अपने कस्बों को छोड़ के, अपने देहातों को छोड़ के, तो उनका वहां पर स्ट्रगल किस तरह से वहां पर बस जाते हैं। तो इसको बहुत बड़े पैमाने में रोमांटिसाइज किया गया। हाँ, मुझे याद है कि शैलेंद्र, साहिर लुधियानी साहब, और कई और भी कवि रहे हैं, लिरिसिस्ट रहे हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में इन मुद्दों के ऊपर बहुत सारे गाने बनाए, बहुत सारा पोइट्री बनाई, बहुत सारी तरह से जागरूक करने की और उनकी व्यथा बताने की कोशिश की। लेकिन फिर भी इसके ऊपर इतना सोचा नहीं गया। उनका दर्द अभी हाल ही में, खासकर 70 के दशक के बाद का जो दशक आते, 3 दशकों से यह मुद्दा एक तरह से पूरी तरह से दब चुका था। कमर्शलाइजेशन और उसका ही रोमांटिसाइजेशन, और बिहार में खुद जिनके हाथों में भोजपुरी इंडस्ट्री थी, उन्होंने उसको रोमांटिसाइज तो किया, लेकिन उसका ध्यान, लोगों का ध्यान कभी भी उनकी व्यथा और उनके दुख के तरफ नहीं लेके गए, ऐसा मुझे लगता है। और कई हद तक तो वो कुछ भद्दा भी बन गया, वल्गर भी बन गया, क्योंकि एब्सेंस ऑफ द मैन, मतलब पुरुष के एब्सेंस में महिला क्या कर रही है, और महिला के एब्सेंस में पुरुष पॉलीगैमी में जा रहा है, इस तरीके की भी बातें दिखाकर भद्दा, वल्गर करने की कोशिश की गई है। लेकिन इस तरह से पूरी तरह से भ्रमिक हो गया। लेकिन जो ये महामारी का वक्त आया, और महामारी के वक्त में
बिहार में काबा गाना आने के पहले वो तो उनकी टीम ने पकड़ा ही, लेकिन मुझे बाकी में बहुत बधाई देने लगता है, और मैं बधाई देना चाहती हूँ पूरी टीम को कि उन्होंने तुरंत ही उस चीज के मर्म को पकड़ा और उसको प्रदर्शित किया, उसको लोगों के बीच में रखा। और ये जो मर्म है, ये जो दुख है, ये जो संवेदना है, ये हमको नजर आती है कि झलक के आई है। और इस वजह से कि वह ना कि सिर्फ कि पलायन मजदूरों का मुद्दा बहुत गहरा मुद्दा हुआ है और ये दबाने से भी नहीं दबने वाला है, लेकिन ये बहुत अहम मुद्दा हुआ है। और ये क्योंकि ताजा जख्म है और इस वजह से भी कि वह डेफिनेटली उसके ऊपर असर कर रहा है वहाँ की राजनीति के ऊपर। दूसरी बात यह है कि ये उस पूरे माहौल ने दोनों जगत को, हम राजनीतिक जगत को, बिहार के लोगों के संवेदना को और मर्म को, और बॉलीवुड इंडस्ट्री के मर्म को, तीनों का मिलाप करके हमारे सामने ये सामने बात आई है। इस मीडिया ने और इंडस्ट्री में के भी कई लोगों ने, चाहे कंगना रनौत हो, चाहे और भी कई लोगों के प्रयत्न हुए हैं, इन चीजों से बिहार का ये जो मर्म है, ये जो दुख है, ये दर्द है, इससे भटकाने की, उसको सुशांत सिंह राजपूत और अन्य अलग अलग तरीके से, जो कि हमेशा होता रहा है, उन्होंने कोशिश की है। लेकिन फिर भी ये गाना और ये कला, ये जो फनकार जो इस काम में लग गए, उनकी कलाकृति, उनकी कला सामने उभर कर आई, दो लोगों का दर्द सामने उभर कर आया और ये लोगों के दिलों पे और दिमाग पे छाया। और आज वह गैर तलब नहीं है कि वह हर किसी के जुबान पर है। राजनीतिक माहौल में भी जब हमारे पत्रकार जाते हैं तो वो पूछते हैं, हर व्यक्ति पूछ रहा है बिहार में काबा। जी, ये जो पूरा का पूरा बिहार में काबा और इसके अराउंड जितना कुछ भी एक मतलब मुद्दा इस रैप के जरिए से जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है लोगों के सामने आया है, जनता के सामने आया है, ये वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद जैसा डॉक्टर सागर मेंशन कर रहे थे कि इसके कई सारे वर्जन बने हैं, कई सारे वर्जन जो है और भोजपुरी में, और भोजपुरी जो लैंग्वेज हमेशा से हेट स्पीच के लिए जितना भी, अगर इलेक्शन यूपी में हो रहा है, इलेक्शन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, इलेक्शन मध्य प्रदेश में हो रहा है, लेकिन वहां पे भोजपुरी गाने का इस्तेमाल भड़काऊ भाषण के लिए, भड़काऊ गाने के लिए, चाहे दिल्ली में हो रहा है, उसका इस्तेमाल हद से ज्यादा होता था। लेकिन इस बार इस रैप गाने के आ जाने के बाद कई सारे प्रोग्रेसिव गाने, कई सारे लोगों के हित की बात करने वाले गाने भोजपुरी में ही लोगों ने गाए हैं, और उसको जो ऑडियंस है उसने काफी सराहा भी है। तो मैं डॉक्टर मनीषा बांगर के लिए ये ओपन करना चाहूंगा कि अगर उनके कोई सवाल हैं डॉक्टर सागर से, अगर वो उनसे कुछ पूछना चाहती हैं या वो अपनी कुछ बात रखना चाहती हैं डॉक्टर सागर के साथ। नहीं, मैं यही जानना चाह रही थी अगर कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। ये तो एक्सपीरियंस तो खैर अपना वो बताते ही रहे हैं डॉक्टर सागर, और मेरे ख्याल से उनकी टीम के बारे में भी बोलते। मैं थोड़ा सा उसके पीछे जाना चाहती हूँ कि सिर्फ बिहार में काबा ही नहीं, तो उसके पहले भी वो लोगों से जुड़े, बहुजनों से जुड़े लोगों की व्यथा और उनका दर्द सामने लाते रहे हैं। और जेएनयू से लेकर उसके बाद में वो मेरे साथ मतलब फेसबुक पे जुड़े हैं, और मैं उनको देखती हूँ, उनकी कलाकृति को देखती हूँ, उनके फन को देखती हूँ। तो मुझे ये कहना था कि पूछना है दरअसल कि आपको क्या लगता है डॉक्टर सागर की किस हद तक यह जो एक जागृति आई है या एक सामने बात उभर कर आई है, तो कला एज सच, फन, गाना, चाहे वो कई बारी कम्युनिस्ट इसमें भी यूज किया गया है। जहाँ मैं रहती हूँ तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, हमारे तरफ गदर जी का आपने सुना होगा, नाम सुना होगा। उनका जो ये था प्रेजेंस और उनके गाने का, उनके फन का, वो कई लोगों को छू जाता था, और वो एक इट वाज अ मूवमेंट इन इटसेल्फ। तो इसकी अपनी अहमियत है।
और तो इस जगह में आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में इन चीजों को, कला को, फन को, पोइट्री को कहाँ रखते हैं, और उसके बैकग्राउंड में फिर आप अपने इस क्रिएशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मनीषा जी, आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है। मतलब हमारी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए और उन तमाम मुद्दों को हम लेके आएंगे इस सवाल के जरिए कि हम उसी तरह के बैकग्राउंड से आते हैं। हम उत्तर प्रदेश बिहार की जो जमीन है जहां से हम आते हैं, और वहाँ के लोगों की, जो गांव के लोगों की जो पीड़ा है, जो आपने भी जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि किस तरह से वहाँ के जो औरतें हैं और वहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के किस तरह से वो लोग कलकत्ता या बम्बई या दिल्ली चले आते हैं, उनकी पत्नियां गांव में रह जाती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि वो जाए। वो हर कोई चाहता है कि उसका पति उसके साथ रहे, यहीं कमाए खाए। लेकिन क्या है कि जब अपनी जमीन में, अपनी मिट्टी में कोई काम ही नहीं है, जब काम नहीं है तो वहाँ कैसे रह पाएगा आदमी? अच्छा जीवन जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है, वो वहाँ पे मुहैया है नहीं, वहाँ पे वो मुश्किल है मिलना। तो इसके लिए जो बेजमीन लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास बेघर लोग हैं, तो उनको यहाँ आकर के संघर्ष करना पड़ता है। और काम, कोई ऑटो चला रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है। मैंने जैसा लिखा है कि आप 2 बीघा में घर बा लेकिन सुतल बानी टेम्पू में, जिंदगी जुराइल बाटे नून तेल शैम्पू में। केकरा इतना शौक बाटे मच्छर से कटवावे के चाहेला एह तरह अपने के नर भसावे के। बन के हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खटत आनी, ढिबरी के बाती के जैसे रोज रोज हम घटत आनी। तो कहने का मतलब है कि वो पूरी जो महानगरीय जीवन की जो पीड़ा है, जो दर्द है, और जो लोक जीवन का जो दर्द है, तो जो दोनों चीजों को मैंने बहुत बखूबी देखा है, बारीकी से उन चीजों को मैंने महसूस करता हूँ। और इसलिए वो रैप सॉन्ग के हवाले से वो अपनी बात निकल के आई है, जिसे जनता इतना पसंद कर रही है। तो ये जो अपने दिल से निकली हुई जो बात आवाम तक पहुंची है, तो इसे लोगों ने हाथों हाथ ले लिया और इसका वर्जन बनाने लगे। सब उसकी तर्ज पे काम करने लगे और वो तर्ज भी हिट होने लगे, लोगों को पसंद आने लगे। तो पूरी तरह से जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक राजनीतिक जो मुद्दे हैं, वो सारे के सारे इस गीत में, इस रैप में आए हुए हैं। तो इसी वजह से आपको मैं भी लिखते हुए मैंने सोचा नहीं था कि इस रैप में हर मुद्दे आ जाएंगे क्या। इसमें मैं मुड़ के देखता हूँ अपनी राइटिंग में, तो मैं देखता हूँ कि अरे वो कोई पक्ष छूटा नहीं, चाहे वो औरत की पीड़ा हो, चाहे वो लाइन है कि यह समाज में देखो कितना ऊंच नीच के भेद हवे और उनका खातिर संविधान में ना कोनो अनुच्छेद हवे। वो मुझे बहुत पसंद आई। चाहे हमारे जिले की घटना है, बलिया की घटना हो या हाथरस की घटना हो, जो ताकतवर लोग हैं वो ताकतवर लोग अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर रहे हैं संविधान के साथ, अनुच्छेद के साथ, और तमाम तरह की चीजें। गांव में कुछ नहीं है, गुस्सा भी है, गुस्सा आता है कि अब वो क्या एक लाइन है कि हम तो भुइया लेकिन तोहार बहुते ऊंच सिंहासन बा, हम तो भुइया लेकिन तोहार बहुते ऊंच सिंहासन बा, सब जाने ला केकरा चलते ना घरवा में राशन बा। ए साहेब लो, ए हाकिम लो, हमरो कुछ सुनवाई बा। ए साहेब लो, ए हाकिम लो, हमरो कुछ सुनवाई बा। गांव में रोगिया मरत बाड़े, मिलत नहीं दवाई बा। तो ये तमाम जो गुस्सा भी है, पीड़ा भी है, लाचारी भी है, ये छोड़े ले बा। ये अब हमन के लाचारी में अपना छोटकी बुचिया के हम भर न सकिया कवारी में। तो बेबसी है, लाचारी है, गुस्सा है, पीड़ा है, तमाम चीजें ये घूम करके
ये इस रैप के हवाले से मेरी बातें जनता तक पहुंच रही है, तो मैं खास तौर से, देखिए जावेद अख्तर साहब ने एक बात कही थी भाई, साहिर साहब और शैलेंद्र मजरू के गीतों में वो जो सामाजिक चेतना है, जो पॉलिटिकल चेतना है, वो अब के गीतकारों में क्यों नहीं है? क्यों नहीं गुलजार साहब या जावेद अख्तर या इरशाद कामिल या प्रसून जोशी, स्वानंद किरकिरे क्यों नहीं लिख रहे हैं? वरुण ग्रोवर और ये तमाम मनोज मुंतशिर क्यों नहीं लिख रहे हैं उन मुद्दों को? वो मुद्दे इसलिए नहीं आ रहे कि हमारी फिल्में ही ऐसी नहीं बन रही है। हमारी फिल्में जो बनेंगी रोमांटिक फिल्में, आपने जो कहा कि रोमांटिसाइज, तमाम पीड़ाओं को रोमांटिसाइज कर दिया गया। भोजपुरी में तो खैर पूछना ही नहीं है, वो तो नकल भी करते हैं। रोमांटिसाइज तो क्या, वो तो वल्गैरिटी की हद तक गिरे हैं, जाकर के अश्लीलता की हद तक वो लोग गए हैं। तो मेरा कहना यही है कि मैं खास तौर से इस चैनल के हवाले से मैं अनुभव सिन्हा सर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने, चूंकि फिल्मों का सिचुएशन इस तरह नहीं है, हालांकि उनकी फिल्मों का सिचुएशन है, लेकिन न होने के कारण, जो फिल्मों में सिचुएशन न होने की वजह से उन्होंने सोलो गाना निकाला कि मतलब कि सीधे हम अपनी बात रखेंगे। एक सिंगल गाने का एक एल्बम उन्होंने बना करके, और हम सब की बातें और जो ख्वाहिशात हैं जनता तक, आवाम तक अपनी बात पहुंचाने की, तो वो सारी चीजें पहुंच रही। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जिस तरीके से आपने वो पूरा का पूरा जो ऑडियो इशू हो रहा है, हाँ, जिस तरीके से आपने पूरा का पूरा जो एक एक लाइन आपने जो गाया है, और बिल्कुल आप सही कह रहे थे कि एक बार, पहली बार जब उसको पढ़ा जाए या उसको सुना जाए तो ऐसा लगता है कि केवल माइग्रेशन का मुद्दा है, लेकिन जब एक एक लाइन को खोला जाए तो पता चलता है इनइक्वलिटी से लेकर करके लोगों का जो दर्द है, और उसके बाद परिवार से बिछड़ने का जो दर्द है, उसके बाद बाहर जाकर के रहे, जिस तरीके से जो स्ट्रगल करना पड़ता है शहरी दुनिया को समझने का, एक एक चीज में सब निकल करके वो धीरे धीरे आता है। यहाँ तक कि जो वो लाइन है जिसपे मनीषा मैम भी मेंशन कर रही थी कि संविधान में कोई अनुच्छेद नहीं है इस तरीके के मुद्दे के लिए, तो वो बहुत ही पावरफुल सुनने में भी है और कनेक्ट करता है, और लोगों में छोटे छोटे बतियन पर जबरा के हथवा में भैया नियम और कानून हुआ, छोटे छोटे बतिया पर देखा कई दिलन सकून हुआ। आप देखते हैं छोटी छोटी बातों पे गोली चला देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे इस बारे में मुझे भी ये लग रहा है कि यहाँ पर जो ये राजनीतिक सामाजिक परिवेश को पूरी तरह से वो गाने में समाहित किया गया है, समाहित हुआ है आपके रचना में से। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम लोग बॉलीवुड का समय अगर लेते हैं, भोजपुरी तो खैर बहुत ज़्यादा रिसेंट कोशिश रही है, और उनकी इंडस्ट्री भी जो सामने आई है थोड़े कुछ मेरे ख्याल से 30 या 40 साल, मैक्सिमम 50 साल, लेकिन उसके 50 साल पहले से बॉलीवुड, हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री आई है। लेकिन मगर ये थीम फिर भी बहुत मजबूत थीम रही है हमेशा। अब कहना मुझे ये है कि ऑलमोस्ट 90 इयर्स से, 90 साल से अगर माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, पलायन, अपना उसको रोजी रोटी, उसके पास जमीन नहीं होने की वजह से, कमाने का कोई जरिया नहीं होने की वजह से, और साथ ही में आज जो हमको जिस वजह से SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का निर्माण हुआ है, जिस वजह से हाथरस जैसी घटनाएं होती है, जिस वजह से बलिया कांड होता है और ये तमाम कांड होते हैं, ये उसी का प्रतिरूप है कि यहाँ पर ना केवल राजनीतिक सामाजिक गरीबी और अमीरी का ही मसला नहीं है, लेकिन रोजगार के साथ में जाति पीड़न और जातिवाद और जाति उत्पीड़न का बहुत बड़ा मसला है, जिस वजह से वहां के लोगों को पलायन करना पड़ता है। तो हम ये कैपिटलिज्म के अंतर्गत और अमीर गरीब की बात तो होती रही, लेकिन फिर भी जात
थी, और संविधान और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट और अत्याचार, हिंसा और घृणित हिंसा, जघन्य हिंसा, इनके ऊपर अभी भी आज भी नैरेटिव नहीं बन रहा है, ये भी आज भी सामने नहीं आ रहा है। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में माइग्रेंट का जो मसला आया है, पहला तो मुद्दा आया कि इतने पलायन मजदूर वहां से कितने हजार, 80,000, लाख, 2 लाख से भी ज्यादा कहीं पंजाब से जा रहे हैं चल के, कहीं हरियाणा से चल के जा रहे हैं, कोई केरला से चल के जा रहा है। तो इनको अपनी जगह छोड़ना क्यों पड़ता है? Why are they supposed to, are they supposed to leave their land? They are not supposed to. उनको किसी नहीं लगता कि अपनी जमीन पे रहे, अपने फैमिली के बीच में रहे। वो जो जिंदगी का चार्म है अपने लोगों के बीच में रहने से ही आता है। अगर लेकिन न्यूनतम सुविधाएं भी अगर नहीं हो, यह सवाल बहुत बड़ी मात्रा में आया है कि ये सिर्फ ऊपर से उनको राहत देने का मामला नहीं है, उसके रूट में जाने का मामला है, लिटरली उसके जड़ में जाने का मामला है कि वो अपनी जगह छोड़ता है तो क्यों छोड़ता है, क्यों उसे मजबूर किया जाता है। आज हाथरस का परिवार इतना आतंकित है, इतना ज्यादा घबराया और इतना उसको टेरराइज किया हुआ है कि वो न्याय पाने के लिए, केस उसको लड़ने के लिए हो सकता है कि उसको दिल्ली जाना पड़े, लेकिन क्या वो पूरा का पूरा परिवार दिल्ली माइग्रेट हो सकता है? और अगर होगा तो उनके क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा? तो ये जो मूलभूत बातें हैं, ये इस गाने से, इस रचना से आई है। और जहां जहां पर भी लोकल वर्नाक्युलर लैंग्वेज में जब बात हुई है, देखिए हिंदी एक ओवर आर्चिंग लैंग्वेज है, एक सभी के लिए बात करती है ऐसा बताते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वर्ग और वर्ण का डोमिनेंस होने की वजह से, कास्ट डोमिनेंस होने की वजह से ये कई बारी बहुत लिमिटेड तरीके से हमारे सामने आती है। मुझे याद है कि पूरा जो हमारी जनरेशन है और हमारे पहले की जनरेशन और हमारी बाद की जनरेशन जो है, पूरी तरह से मिस्टर अमिताभ का जो एंग्री यंग मैन और वो जो कालिया पिक्चर में दिखाते हैं कि वो माइनिंग के एरियाज में रह रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हर बार किसी उनका स्ट्रगल को दिखाया इस तरह से गया, सामाजिक मसला, लेकिन उससे लड़ेगा कौन? तो सिर्फ एक हीरो या एक व्यक्ति, उसको व्यक्तिगत तक लाके रखा, जबकि सामाजिक लड़ाई और सामाजिक इकट्ठा होना यह उसमें से निकल कर आना चाहिए था। यह भी पूरी तरह से लुप्त रहा, और ये जो लुप्त इस तरह से रहा, तो अभी जो माइग्रेशन का ये मुद्दा आया और माइग्रेंट लेबर्स का मुद्दा है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और सोशल कॉन्शियसनेस को और राजनीतिक कॉन्शियसनेस को, तीनों कॉन्शियसनेस को उसने उजागर किया, ऐसा मुझे लगता है। हाँ। ये लेकिन ये समझने की बात भी है कि एक तो वैक्यूम था हमारे, मतलब इस समाज में वैक्यूम तो था, तभी एक रैप गाना आता है और एकदम से पूरी तरीके से फैल जाता है। तो एक जो एक्सप्रेशन का माध्यम था ना, जो एंगर और अपने मुद्दों को उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उठाने में उसको फेल कर रहे हैं, और उसके बाद जो लोकल नेता है वो भी सही से नहीं कर पा रहे, उनके मुद्दों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो फिल्मों में नहीं हो रहा है, गानों में नहीं आ रहा है। और जैसे ही एक गाना निकल करके आता है, रैप सॉन्ग लिखा जाता है, उसके बाद जो है हर तरीके से वो वायरल हो जाता है। 3 दिन में 30 लाख, चौथे दिन में 40 लाख, और पूरी तरीके से वायरल हो जाता है ये गाना। तो ये भी समझने की बात है कि हमारे समाज में वो वैक्यूम तो है, लोगों में ये है कि उनके जो मुद्दे हैं, वो चाहे गाने का माध्यम हो, चाहे वो फिल्म का माध्यम हो, चाहे उनके मुद्दे जो हैं उनके नेता या उनके आर्टिस्ट वो उठाएं। इससे ये क्लियर मैसेज गया है कि अगर उनके मुद्दे उठाए जाएंगे तो लोग जो है उनको हाथों हाथ लेंगे। और शुरू से, जैसा कि आपने भी डॉक्टर मनीषा बांगर पॉइंट आउट करा, कि जो माइग्रेशन जैसे मुद्दे को रोमांटिसाइज कर दिया गया, तो मतलब इंतजार जो कर रही एक वाइफ जो इंतजार कर रही है या उनके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उसको भी रोमांटिसाइज कर करके छोड़ दिया गया। बिल्कुल, अभी बात चल रही थी, वही बात चल रही थी कि किस तरह से जो आज की जो फिल्में हैं, चाहे वो जो भोजपुरी के गीत, तो उसके हवाले से हम देखते हैं कि बिल्कुल जो परेशान हाल है
जो लोग, गांव के लोग जो परेशान है, लेकिन वो गांव के लोगों को इस तरह के रोमांटिक और अश्लील गाने दिए गए कि वो परेशान है और उस परेशानी में रोमांटिक और वल्गर गाने सुन रहे हैं। जिस तरह के सिनेमा के हवाले से और एल्बम के हवाले से जो गाने दिए गए, तो वो जैसे वो अफीम होता है ना, जैसे कार्ल मार्क्स की है ना लाइन कि धर्म अफीम है, तो उसी तरह से धर्म संस्कृति का तो सब मसला एक ही है। ये जो संस्कृति है, मैं जो कहता हूँ उसमें कि मनवा हरियर लागे भैया हाथ लगौते माटी में, जियरा जो अटकल बाटे घर में चोखा बाटी में। तो ये तो हमारी वही संस्कृति है ना। न सिर्फ मैं सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा उठाता हूँ, बल्कि उस रैप के हवाले से मैं सांस्कृतिक मुद्दे भी उठाता हूँ। तो वो वही समाज है, बिहार और यूपी का समाज है कि शारदा सिन्हा, भरत शर्मा, भिखारी ठाकुर जैसे जो गायक हैं और जो रचनाकार उस दौर के हैं, गीतकार जो उस दौर के हैं, तो उनकी रचनाओं को खूब मन से सुन रहे थे। लेकिन समय बदलता है और जिस तरह की चीजें उनको दी गई उसी तरह की चीजें वो एडॉप्ट कर लिए और उसी में वो खो गए, उसके नशे में खोए हुए हैं। लेकिन अभी जब हम इस तरह के जो विचारों की बात लेकर के आ रहे हैं और जब जनता की, आवाम की आवाज बन करके जब हमारे शब्द आ रहे हैं, तो वही जनता मैं देख रहा हूं कि बहुत पसंद कर रही है और इससे एक बदलाव नजर आ रहा है मुझे। ये बहुत राइटली आपने पॉइंट आउट करा है कि जो गाना है वो ना सिर्फ एक मुद्दा बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे को भी बहुत अच्छे से लाती है। तभी इसका असर है कि भोजपुरी में इसके जो ऑल्टरनेट है, जो अल्टरनेटिव वर्जन्स बने हैं, वो इसी वजह से वो भी उतने ही पॉपुलर हो रहे हैं। तो वो वैक्यूम को इस गाने ने बहुत अच्छे से फिल करा है। जो लोगों की जो एंगर था, जो एक्सप्रेशन नहीं थी उनके पास में अपने इश्यूज को, अपने कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल इश्यूज को बताने का, तो ये गाने ने उनको एक आवाज दिया है। और यही इंप्रेशन रहा है कि पूरे के पूरे, मतलब एक गाना एक पूरे के पूरे इलेक्शन में एक टैग लाइन बन करके निकल करके आ रहा है। तो ये वाकई जो है वो बड़ी बात है और इसके लिए अगेन जो है पूरी की पूरी टीम को कांग्रेचुलेशन। टाइम की जो कमी है उसको देखते हुए हमें एक्चुअली में आगे की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन एक सवाल जो है चूंकि हम आर्ट्स और कल्चर और मूवमेंट्स और सोशल पॉलिटिकल इश्यूज की बात कर रहे हैं, आखिरी सवाल जो है इस सेशन का डॉक्टर मनीषा बांगर से लेना चाहूंगा। डॉक्टर मनीषा बांगर, आप जो है आपका डायरेक्ट इलेक्शन से कांटेक्ट रहा है, आपने इससे पहले इलेक्शन में कंटेस्ट भी करा है और आपने जैसा स्टार्टिंग में मेंशन भी कर रही थी कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी हैं। तो बहुजन मूवमेंट जो है स्पेशली जो कि अभी हर पूरे इंडिया में धीरे धीरे अपनी जो है वो जड़ें मजबूत कर रहा है, तो इस पूरे बहुजन मूवमेंट में जो इस तरीके के जो गाने हैं और जो पोएट्री है उसका क्या रोल रहा है इसके रूट को डिपेंड करने में? बहुत बड़ा रोल रहा है। दरअसल आप महाराष्ट्र की भूमि जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ और जहाँ पे मेरी सामाजिक कार्य की शुरुआत हुई है, और जो लोग भी बहुजन मूवमेंट को जानते हैं, पहचानते हैं, वो इस बात से वाकिफ है कि ज्योतिराव फूले के पहले से और शिवाजी के वक्त से उसके पहले जो तुकाराम जी ने जो वहां पर अभंग आए और वहां से क्रांति की धारा वहां से बहती है। उसी तरह से जो नानक देव गुरुजी जो सिख धारा जो है उसमें नामदेव है और अन्य कई भक्त संत है, उनमें से वो धारा बहती है। कर्नाटक में अक्का महादेवी है, तेलंगाना में कई वेंकैया करके हैं, वेंकन्ना करके हैं, जो ये सब बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं। और जो चित्र आज हमें दिखता है ना कि जिनके हाथ में इंडस्ट्री है, जिनके हाथ में पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो इन मुद्दों को नहीं उठाते हैं। तभी भी वैसा ही होता था।
उठाने वाले और सामाजिक बुराइयों और सामाजिक व्यवस्था, कुव्यवस्था, मैं तो कहूंगी, व्यवस्था कहाँ की है, ये कुव्यवस्था है। कुव्यवस्था के बारे में और प्रकृति जो संस्कृति ना रहते हुए ये विकृति है, तो इस विकृति के बारे में बोलने वाले लोग यही थे। आप उसके बाद में जब शिवाजी महाराज का समय आता है महाराष्ट्र में खासकर, क्योंकि वहां से तब्दीलियां, बहुजन मूवमेंट अगर देखते हैं वहां से शुरुआत होती है। उस वक्त में भी शिवाजी के वक्त में तुकाराम के अभंग गाने वाले कई लोग थे, उनको शाहिर बोला जाता था। खुद ज्योतिराव फुले ने पोवाड़ा लिखा। पोवाड़ा इज अ काइंड ऑफ अ पोइट्री, लॉन्ग बैलेड, यू नो, इन जो शिवाजी के ऊपर लिखा, उसकी महिमा गान किया। यहाँ पर आप देखते हैं कि जहां तक बिहार का पूरा प्रदेश और यूपी का, वहां पर हमको रामचरितमानस और तुलसीदास का बताया जाता है, लेकिन वो गलत है। जो परमहंस है, परमानंद जो है कवि, उनके इसमें से जो रामायण की समीक्षा हुई है वह भी एक काव्य के रूप में ही हुई है। और उन्होंने रामायण कितना इट इज सच अ व्हाट यू कॉल, आपका दैवी नहीं है, वो इंसानों ने लिखी हुई चीज है और वो लंबा कहानियों का एक जमघट है। इस तरह से वो उसकी समीक्षा उसमें देखी गई है। तो एक बहुत बड़ी लेगेसी है, एक बहुत बड़ी विरासत है जो चल रही है। अगर हम लोग हाल ही में की बात करते हैं तो वहां पर शाहिर और पोवाड़ा के जरिए लोगों का जन जागरण करना और जागृति लाना, राजनीतिक और सामाजिक, यह तो उसका अभिन्न अंग है बहुजन मूवमेंट का। अन्ना भाऊ साठे जो कि पूरा उनका जीवन वो कम्युनिस्ट थे, लेकिन आखिरी में वो अम्बेडकरवाद के तरफ, फुले अम्बेडकरवाद के तरफ वोट बने। उनकी तो पूरी लिटरेचर, उनका सारा क्रिएशन, उनकी सारी कृतियां, सभी कुछ इसी में रची बसी हुई है। तो एक बहुत बड़ा सिलसिला है, लेकिन कभी और जब वक्त आएगा तब इसके ऊपर और चर्चा की जाएगी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीषा बांगर और डॉक्टर सागर। ये जो पूरा का पूरा, अगर मतलब मैं लिटरली सोचता हूँ कि थोड़ा अगर टाइम, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो ये है कि आप जो है हार्डकोर मुद्दे की बात करो, वो एक कन्वर्सेशन है, लेकिन उसके साथ साथ जो इस तरीके के आर्ट्स एंड कल्चर रिलेटेड मुद्दे होते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हार्डकोर मुद्दे हैं उसको, उसके गुत्थियां सुलझाने के लिए बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से लोगों के सामने रखने के लिए ये बड़ा बेहतर तरीका, मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर तरीका है लोगों के सामने ले करके आना। एक रैप के माध्यम से बिहार के माइग्रेशन के मुद्दे को समझना, बिहार के कल्चरल और पॉलिटिकल मुद्दे को समझना, तो बहुत मुझे बहुत सॉरी, एक चीज मैं भूल गई हूँ और मैं बताना चाहूंगी रैप की, जहाँ से मुझे ख्याल आया कि सागर जी ने तो ये बहुत बढ़िया रैप बनाया है, लेकिन अभी भी जहाँ पर अमेरिका में ब्लैक मूवमेंट अगर देखें, या बॉम्बे में भी कई रैपर्स है जिन्होंने तब्दीली की बात की है। इनफैक्ट आपने सोशल मीडिया पे भी सुमित समोस वगैरह, ये सब लोग रैप के जरिए, और ये इस तरह से हो गया कि वंचित बहुजनों का और जो ऑप्रेस्ड मेजॉरिटी है उनके लिए रैप एक तरह से लिबरेटिंग मीडियम बन के आया है। इस तरह से हो गया है। एक वो भी एक चीज है जो मैंने जमीनी स्तर पर देखी है। जी सॉरी जी, इनफैक्ट ये जो पूरा रैप का जो वो है, ये तो बात ही इस तरीके से शुरू हुई है कि हार्डकोर पोएट्री और अपनी आवाज, और इसका तो मतलब कि शुरुआत ही जो हुई है वो इसी के लिए कि अपने मुद्दे को बेबाकी से रख सके। और ये है कि इंडिया में भी इसका असर, जैसे दिल्ली में हमारे पूरा का पूरा एक है अंडरग्राउंड रैप, मुंबई में अंडरग्राउंड रैप है और हम सुनते आए हैं। और लेकिन जो बम्बई में काबा है, उसने, मैं ये भी कहूंगा कि उसने मेन स्ट्रीम भी किया है हद तक, और स्पेशली भोजपुरी में, भोजपुरी रैप में भोजपुरी का कोई ऐसा कभी सुनने को जिस तरीके से नहीं कभी मिला था जी। तो इस सॉन्ग ने बहुत अच्छे से भोजपुरी लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन करा है और एक दरवाजा खोला है नए युवा रैपर्स के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आते हो या बिहार से आते हो, भोजपुरी में अपने लोकल मुद्दे को रैप के माध्यम से बताने के लिए। तो ये जो है, ये जो चर्चा है वो कभी खत्म ना होने वाली चर्चा है, एक बात से दूसरा और दूसरे से तीसरा, और बड़ा मतलब वो होता है ना हिंदी में एक शब्द मनमोहक,
वो उस तरीके का है कि वो आप अट्रैक्शन सा होता जाता है और आप अपनी बातें रखते चले जाते हो, बताते चले जाते हो और इंगेज होते चले जाते हो। लेकिन टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो इसको विराम देना होगा मुझे। आप दोनों का, डॉक्टर सागर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर मनीषा बांगर आपका भी। हम आगे भी ऐसे चर्चाएं करते रहेंगे और हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इस चर्चा को हम थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना